जो भी थोड़ा बहुत आप लोगों का थोड़ा बहुत भी कोई डाउट है, थोड़ा बहुत भी, हम क्या करते हैं कि हम इतना सारा पढ़ लेते हैं, पढ़ा तो सभी ने हुआ है, इतना सारा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं आ रहा, अटक रहे हैं, कुंडली देखते ही ब्लैंक हो जाते हैं, प्रिडिक्शन नहीं ले पा रहे, यही चीज हो रही है ना सबके साथ, कि अटक जाते हैं कुंडली देखते हैं। और ये कोर्स इसीलिए है कि आप लोग का जो भी, जहां भी आप लोग लैग कर रहे हैं उसको मैं क्लियर कर सकूं, और मैं कर दूंगी, मुझे पता है मैं कर दूंगी क्लियर, लेकिन आप लोगों को रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा आप लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ उसको, पंचांग का एक छोटा सा पार्ट करेंगे, लेकिन मेन चीज यहाँ पर है कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसके कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहूंगी पहले, मेरी क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कि हमें कितनी चीजें यूज करनी है और कितनी चीजें यूज नहीं करनी है, क्योंकि हमारी हैबिट होती है कि, हैबिट की नहीं कहूंगी, आजकल है भी है, कि हम लोग हर जगह हर चीज लगाना चाहते हैं, मतलब हम लोग सोचते हैं कि सब, अगर किसी का शादी देखना है तो हम सारे पॉइंट देख लेंगे, वर्गोत्तम भी देख लेंगे, मेरा उधर नवमांश में भी ऐसा गया मैडम, मेरा पुष्कर नवमांश में है, फिर शादी क्यों खराब है मैडम, मृत्यु भाग है, ये सब जो भी, वक्री है, बहुत सारे पॉइंट, कोई लिमिट ही नहीं है पॉइंट्स की, कोई लिमिट, टूल्स की कोई लिमिट नहीं है, जेमिनी से देखो, भले बीएनएन से देखो, आप भाई आप किसी से भी देखो, ठीक है, टूल्स की कोई लिमिट नहीं है, हमको इस कोर्स के अंदर उन टूल्स को खत्म करना है, जितना कम करना है। क्यों? मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि आप अपनी बुद्धि को जितना कम यूज करेंगे, मरकरी को, आपका जुपिटर उतना ही बढ़ेगा, और ज्ञान, ज्ञान के लिए जुपिटर ज्यादा जरूरी है, और ज्योतिष पूरी पूर्णतः ज्ञान है, ठीक है, आपका इनर। तो इस चीज को समझने के लिए ये सारी चीजें, बेसिक चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए पहले, पहली क्लास में इन सब सारे डाउट में क्लियर कर दूं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है, कि बार बार आप लोगों के दिमाग में ये चीजें नहीं रहेंगी, और हम सीधा प्रिडिक्शन। और एक चीज ध्यान रखें, अपने पास अब आप लोग अगर काफी साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो चार्ट्स जरूर अपने नॉन लोगों के लेकर बैठिए, अभी जानकर लोगों के, जिनके बारे में आप जानते हैं, दोस्तों के, रिलेटिव के, ऑफिस में जो भी, 10 से 12 चार्ट, 15 चार्ट भी बहुत होते हैं, ठीक है, जानकार लोगों के, जिनको आप जानते हो अच्छे से, उनके चार्ट लेकर बैठिए, ताकि जब मैं बताऊं, देखो, मैं इस कोर्स में जो भी नियम सिखाऊंगी पंचांग या टाइमिंग में, 70 to 80% लग जाते हैं, ठीक है, तो एक्सेप्शनल आपको पता है, हर चार्ट अलग है, हर चार्ट के रूल्स, मतलब पोजीशंस अलग है, हर चीज अलग है, तो वहां पर अलग अलग वो चेंज हो सकते हैं, बट मैक्सिमम लग जाते हैं, आप ब्लैंक नहीं होंगे, आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर दोगे, तो क्लास सेकंड से ही हमको प्रिडिक्शन करना है, हमको असाइनमेंट लिखना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता गलत हो या सही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लिखा कितना है इस बात पे डिपेंड है, आज गलत होंगे, 2 क्लास 3 क्लास बाद ठीक हो जाएंगे, पर लिखेंगे तभी ठीक होंगे ना, लिखेंगे ही नहीं तो फिर ठीक कैसे होंगे, वो तो फिर वही अपने ख्याल है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला, कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं कि मैडम मेरा अस्त है, वक्री है, उच्च है, नीच है, सारी की सारी ज्योतिष यही अटक के रह गई है, ठीक है, इससे ऊपर हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मैडम मेरा तो सप्तमेश वक्री हो गया, मैडम मेरा शुक्र वक्री हो गया, ठीक है, मेरा तो, सब यही खो रहे हैं कि मेरा बुध अस्त है, वो हो गया, तो इनको, आपको मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप होरा शास्त्र का पार्ट 1 पढ़े, ठीक है, तो वक्री के लिए सिर्फ पूरी बुक में एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, वक्र, चेष्टा बल, ठीक है, आप अस्त के लिए पढ़े, 1 या 2 लाइन मिले, वो बताते ना कि अस्त की ये डिग्री है और ये इतना, बस उतना ही है वो, और पार्ट 2 है वो पूरा का पूरा दशा पे है, ठीक है, या ग्रहों के तरीकों पर, तो मुझे बताओ, ग्रह कैसे भाव रिजल्ट देते हैं, ग्रहों का नेचर, भाव, राशियों के नेचर, भावों के, यही तो बता रहे हैं, लेकिन हमने उन सबको छोड़ के इंपॉर्टेंस किसको दे दी, जो 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन के अंदर लिखे गए हैं, हम खो उधर ही गए सारे के सब, ठीक है, चलित सब बहुत ही
इंपॉर्टेंट हो गया है चलित, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि मैडम मेरा चलित में वहां पर गया तो क्या होगा। ठीक है, तो इन सब कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करूंगी और फिर टूल्स कम करूंगी। तो पहले चलते हैं हम अस्त पे। ठीक है, अस्त का पूरा नाम है अस्त अंग। ठीक है, जब भी कोई ग्रह है, सूर्य अपनी एक, हम वक्री अस्त को समझने के लिए ये मानते हैं कि सूर्य स्टेबल है एक बार के लिए। ठीक है, एक राशि में एक महीना रहता है वो। ठीक है, जैसे राहु केतु कभी अस्त नहीं होते। ठीक है, तो जैसे ही वो सूर्य के पास में आते हैं ग्रह, सूर्य की अग्नि के अंदर आ गए। सभी ग्रहों की अलग अलग डिग्री है, कोई 12 पे अस्त होता है, कोई 10 पे अस्त होता है, कोई 14 पे अस्त होता है, कोई 17 पे अस्त होता है, ये अलग अलग डिग्री है। लेकिन सबसे दिक्कत वाला जो अस्त होता है वो 5 डिग्री के अंदर जो होता है वो होता है, चाहे कोई सा ग्रह हो। सूर्य से 5 डिग्री जो क्लोज होता है ना, वो दिक्कत वाला है। बाकी, और वो भी कहाँ दिक्कत वाला है, अस्त अंग। मतलब अस्त जब हम किसी की बीमारी देखेंगे तब हम अंग अस्त को कंसीडर करेंगे, हर वक्त नहीं कंसीडर करेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक क्लास रहेगा आपका। ठीक है, उसमें आप जब हम किसी बीमारी को कंसीडर करेंगे तब हम जरूर उसको देखेंगे, अदरवाइज हर वक्त अस्त को लेना जरूरी नहीं है, या उसको हर वक्त इतना इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं है। क्योंकि इन सब नियम के लिए आपको श्री के एन राव सर की कोई भी एनी प्रिडिक्टिव बुक, वैसे तो मैं तो ग्रह संतान पढ़ती हूँ सबसे ज्यादा, तो वहां पर जब आप कोई कुंडली के बारे में उनका एक्सप्लेनेशन सुन पढ़ें श्री के एन सर का, तो आप देखेंगे वो कहीं भी अस्त वक्री है, चार्ट में दिख रहा है अपने को वक्री, पर वो यूज भी नहीं करते। ठीक है, अपन वक्री यूज करेंगे जब अपन गोचर पे जाएंगे, गोचर सीखेंगे, जब ट्रांजिट सीखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज है, कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो मान लीजिए सूर्य फादर है, आप सबको पता है सूर्य क्या है, पिता, फादर। ठीक है, कोई भी ग्रह जब इतना क्लोज आ जाए फादर के, तो वो क्या अपना बच्चा, एक छोटा बच्चा, क्या वो अपना वो फल दे पाता है? बच्चा वैसे काम कर पाता है फादर के अंडर जब आ जाता है? फ्रस्ट्रेशन रहता है ना, करना है पर वो कर नहीं पाता क्योंकि फादर के क्लोज है, जब तक फादर फादर के नीचे है। तो अस्त, जब कोई ग्रह अस्त आ जाए तो उसके जो खुद के जो कारक तत्व है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। लेकिन जब उसका टाइम आएगा, कोई गोचर आएगा या एक एज के बाद वो अपना फल देते हैं। ऐसा नहीं है कभी भी कि अस्त हो जाता है तो वो, या 6 8 12 में आ गया तो वो खराब हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। खाली उसका एक एफ्लिक्शन का पॉइंट आ गया, जस्ट अ पीड़ा का एक पॉइंट, एफ्लिक्टेड पॉइंट, बस। ठीक है, जितना क्लोज आएगा, सिंपल है। अब छोटे बच्चे को देख लो आप, छोटा बच्चा, कितनी सारी चीजें दिमाग में होती है, लेकिन वो करेगा तो सब पूछ के माता पिता से ना। तो पिताजी का जितना तो अस्त का मतलब यही है कि कोई ग्रह सूर्य कितना क्लोज आ गया, और दिक्कत, मतलब उस ग्रह की वजह से अपने को कोई दिक्कत आ रही है, तो 5 डिग्री जब क्लोज आ जाए, मतलब सूर्य सूर्य अपना 22 डिग्री का है और वो दूसरा ग्रह है 23 24 डिग्री का, 25 डिग्री का, मतलब इतना क्लोज आ जाए, तभी वो अस्त होगा और वो दिक्कत देगा, अदरवाइज वो दिक्कत नहीं देता। अपने को इतना कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अपन जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल सॉफ्टवेयर है बहुत, जगन्नाथ होरा। तो उस सॉफ्टवेयर में जब आप देखते हैं तो कंबर्शन के लिए अपने को अलग से टाइप करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा सामने दिखा रहा है। तो जिन्होंने बनाया है उन्होंने भी कुछ सोचा होगा ना। ठीक है, नरसिम्हा सर ने बनाया है। तो कंबशन देखने के लिए, जैसे एक सिंपल, मेरे अभी एक कोई कुंडली खुली हुई है तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ये जगन्नाथपुरा फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और यहाँ पर जब अपने को कंबशन कभी भी देखना होता है तो अपन यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं इस पे, और यहाँ पे नीचे जाके अपने को अस्त देखना पड़ता है कि भी इस वक्त मार्स अस्त चल रहा है, यस दिख रहा है आपको? ठीक है, या आप खुद सिंपल डिग्री से भी जज कर सकते हैं कि मार्स 22 डिग्री का है, सूर्य 21 डिग्री का है, तो इस टाइम ये क्लोज कंजक्शन में चल रहे हैं और ये अस्त है। वहां पर जाकर अपन अस्त को देखते हैं। आगे आपको समझ इतना? ठीक है, तो अस्त को अपने को हर वक्त नहीं जज करना, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं आपको प्रिडिक्शन पे ले जाऊंगी, बस आप मेरे को सुन लीजिए, मैं ले जाऊंगी आपको प्रिडिक्शन तक। ठीक है,
यहां तक प्रैक्टिस है कि कोई कुंडली अपने पास क्यों आई है, अब वो क्वेश्चन भी खुद ही जज कर देंगे। जरूरी नहीं होता कि अपने को हर चीज नियम होते हैं सबके बस। ठीक है। अब दूसरा होता है वक्री ग्रह। ग्रह वक्री क्यों होता है? सिंपल सी चीज है, सूर्य एक राशि में एक दिन रहता है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण समझने की चीज है, वैसे वक्री तो होता नहीं है, कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जब कोई एक लिमिट से ज्यादा कोई ग्रह दूर चला जाता है तो हमको पृथ्वी से वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। तो एक लिमिट है। तो बुध और शुक्र की 27 28 है, मंगल की 90 डिग्री है, शुक्र और शनि की 120 है। मतलब मंगल 4 घर आगे जाएगा और डिग्री डिफरेंस आ जाएगा तो वक्री अपने को दिखने लग जाएगा। शुक्र शनि और बृहस्पति 5 घर आगे जाएंगे और ये डिग्री वाला सिस्टम इतना आ जाए तो अपने को वक्री उनपे दिखने लग जाएगा। बुध और शुक्र तो साथ ही रहते हैं, तो तीसरे घर में दूसरे घर में जाएंगे तो अपने को वक्री दिखने लग जाएंगे। तो अगर सूर्य फादर है, सूर्य एक जगह पर अपन स्टेबल मान रहे हैं समझने के लिए, तो जब कोई ग्रह बच्चा हॉस्टल में जाता है तो वो कैसा करता है जब वो पिता से दूर चला जाता है तो जिद्दी अपनी मर्जी चलाता है ना, तो उस वक्त उस ग्रह का बढ़ता है चेष्टा बल, जिद्दी बल, कि मैं तो करके ही मानूंगा, मेरे को तो करना ही है। अब मान लीजिए आप आप सभी ज्योतिष सीख रहे हैं, ठीक है। ज्योतिष के लिए जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु केतु सदा वक्री है, वो वक्री होते नहीं है। चंद्रमा वक्री होते नहीं है। 5 ही ग्रह वक्री होते हैं, शुक्र बुध मंगल बृहस्पति और शनि। तो आप सभी में के मैक्सिमम के आपको जुपिटर वक्री मिलेंगे। ठीक है। तो जब गुरु ग्रह वक्री होंगे तो आप लोगों को ज्ञान की भूख खत्म हो रही है क्या? छोड़ पा रहे हो क्या ज्योतिष को? नहीं पा रहे ना। बार बार सीखने की इच्छा आ रही है ना, छोड़ देते हैं, यहाँ पे कोर्स ज्वाइन किया, वहां पे कोर्स ज्वाइन किया, फिर छोड़ दिया, फिर किया। छूट रही है क्या वो नहीं छूटती। ठीक है। बुध अगर किसी का वक्री हो जाए तो बुध कारक तत्व उठाइए, प्रिडिक्शन के लिए हमेशा कारक तत्व उठाइए। गुरु ज्ञान का कारक, पहली चीज ज्ञान ही अपने दिमाग में आती है, बाद में धर्म वो सब जोड़ते हैं अपन। बुध बुद्धि का कारक है। ठीक है। तो बुद्धि का कारक होने की वजह से वक्री हो जाए, वक्री मतलब अपने पिताजी से दूर चला गया, सूर्य से दूर चला गया, वक्री हो जाए, तो वो अपने इसका बहुत एक्सट्रीम यूज करेगा ना, एक्सट्रीम बुद्धि का यूज करेगा। और या बिल्कुल ही यूज नहीं करेगा, जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ चलता नहीं है उनका दिमाग विमाग। तो बुध जब वक्री होता है तो हम क्या बोलते हैं कि आपको एक चीज बार बार समझानी पड़ती है ना, बच्चों को फोन करके बताना पड़ता है ना आपको बार बार, क्या हॉस्टल में ऐसे रह लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। तो मरकरी जब रेट्रो होता है तो आप उनको एक एड्रेस बताओ, थोड़ी बार घूम के फिर आएगा, अरे एड्रेस तूने क्या बताया था, और रिपीट आएगा, वो पहली बार में सुनेगा ही नहीं। बुद्धि है ना, बच्चा है ना, दूर चला गया है ना। तो जिनका भी बुध वक्री है, पहली बार में उस चीज को हम गौर ही नहीं करेंगे, अपने में मस्त रहेंगे। ठीक है। मंगल अगर वक्री है, मंगल के लिए बोला जाता है आर्मी कमांडर। ठीक है। अब आर्मी कमांडर बोला जाता है, सिंपल मंगल के लिए बोला जाता है कि बहुत अगर लगन में हो, पंचम में हो या छठे में हो, भी तुम्हें एक्सरसाइज करने का इंटरेस्ट आएगा, तुमको योगा में, जिम में या अपना हेल्थ का ध्यान रखने में इंटरेस्ट आएगा। वक्री मंगल का तो नहीं आएगा ना, वो क्यों करेगा? वक्री मंगल को धक्के मारने पड़ते हैं जिम वगैरह जाने के लिए। तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीज। शनि है, शनि का कारक तत्व क्या है? कर्म। ठीक है। तो कर्म के लिए, कर्म मतलब फिर करियर से जोड़ते हैं अपन, तो करियर में मेहनत काफी करवाएगा, वो डबल मेहनत करवाएगा औरों से आपको, अगर आपका शनि वक्री है तो। क्योंकि शनि, एक तो पहले से शनि धीरे चलते हैं, फिर वो वक्री हो गए, तो शनि 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 चुराए। लेकिन ये सब पीपीटी में लिखा हुआ है, अस्त का क्या रिजल्ट, आप अपने नोट्स बना लेना, पीपीटी आ जाएगी आप लोगों के पास। लेकिन समझो पहले उसको कि कोई ग्रह वक्री कब हुआ है। जैसे आप लोगों के चार्ट में कोई ग्रह वक्री जरूर हो गया, आपके रिलेटिव के चार्ट में। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि वो कब वक्री हुआ था, या कब उसका पीक वक्री था, या कब वो खत्म होने वाला था? आप में से कोई बता सकता है इस चीज को? नहीं बता सकते ना, अगर आपके चार्ट में कोई वक्री है। तो क्या सभी वक्री के लिए सेम प्रिडिक्शन चली जाएगी मेरी वाली? नहीं जाएगी ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके चार्ट में वक्री है और शाम को वो मार्गी हो रहा था, ऐसा तो हो सकता है। या सुबह ही वक्री हुआ था वो।
आपका बर्थ हुआ उससे जस्ट 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, तो उसको अपन कैसे जज कर सकते हैं? सेम चीज सेम हर जगह नहीं कर सकते ना। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि शनि अगर किसी का तीसरे भाव में हो, बिना मार्गी, सिंपल सिंपल शनि, तो हम बोलते हैं कि आपसे छोटा बहन होगा, सिबलिंग, आपसे छोटी सिस्टर हो सकती है, शनि अगर तीसरे घर में हो। लेकिन अगर वक्री शनि हो किसी का, वक्री शनि हो, तो हम कहते हैं कि भाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो वक्री हर हर किसी के तो भाई नहीं देगा ना। एक मेरे पास 4 टर्म के ट्विंस भाई, बहन भाई दोनों है। तो वक्री का मतलब होता है कि अपने से उल्टा रिजल्ट देना, क्योंकि चल क्या रहा है वो उल्टा। लेकिन क्या वो हर जगह वो फल देगा, या पीछे वाले भाव से फल देना? ये भी तो बोला जाता है ना कि पीछे वाले भाव से फल दे रहा है। तो क्या अगर मान लो 27 या 28 डिग्री का शनि है किसी का, क्या वो पीछे वाले भाव से फल देगा इतना चल के? वो सोच के देखो, कॉमन सेंस है। मतलब मान लो किसी की कुंडली में शनि 27 या 28 डिग्री का वक्री है, और नियम नियम बोला जाता है कि पीछे वाले भाव से फल देता है। तो 27 28 डिग्री इतना क्रॉस करने के बाद राशि में क्या वो पीछे वाले भाव के फल देने दे सकता है? इसको एक सोचने वाली बात है, एक सिंपल सी, है ना? तो अब मुझे बताओ, इसको तुम इतना इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते जितना दे दिया गया है? बुरा नहीं है, गलत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। अरे भाई, ऋषियों ने लिखा है, लेकिन ऋषियों ने जब एक लाइन में खत्म कर दिया, तो हमने उसको 100 लाइन में क्यों कर लिया? मुझे तो बस इतना सा बात का है। उन्होंने तो एक ही लाइन लिखी ना, और वो भी मुझे वीडियो बनाने के लिए ढूंढनी पड़ी। ठीक है, तो वही कह रही हूँ कि गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम प्रिडिक्शन स्टार्ट करते हैं ना, जब हम प्रिडिक्शन, तो हम जब इन सब चीजों से ऊपर उठ के, तो प्रिडिक्शन निकल जाएगी। आप रिसर्च करिए, वक्री पीक वक्री पे क्या रिजल्ट आते हैं, आप अपना काम करिए, रिसर्च करिए, आप नोट्स इकट्ठे करिए कि जब पीक वक्री मतलब मिड में पीक वक्री था, तो क्या रिजल्ट दे रहा था। लेकिन ज्योतिष स्टार्ट करी नहीं अपन ने, और वक्री अस्त ये वो और प्रिडिक्शन है ही नहीं। यही तो हो रहा है ना अपने साथ। ठीक है, तो इन टूल्स को थोड़ा सा वक्री, अफ्लिक्शन पॉइंट, अफ्लिक्शन का पॉइंट है सूर्य से दूर चला गया है, तो पीड़ा का एक पॉइंट है, ग्रह अफ्लिक्शन में है। लेकिन कोई इतना बड़ा अफ्लिक्शन का पॉइंट नहीं है कि खराब ही कर देगा आपके उस चीज को। ठीक है, तो ये चीज है। वक्री और अस्त दो समझ आए। ग्रह मैत्री, ग्रह नैसर्गिक मैत्री, ग्रह मैत्री में भी हम लोग ये बोल देते हैं, मैडम इसका तो शत्रु घर में है, ये फल नहीं देगा। क्यों नहीं फल देगा? मुझे बताओ, कभी ऐसा होता है क्या कि शुक्र, मान लो मंगल की राशि में बैठा है, मान लो, उनकी क्या शादियां नहीं होंगी क्या? उनकी क्या गाड़ियां नहीं आएंगी क्या उनके घर में? ऐसा होता है क्या? हम लिखते हैं मैडम शत्रु घर में बैठा है, तो शत्रु घर में बैठा तो क्या हुआ, इतना ही तो है ना। मैं बताती हूँ, कोई ग्रह स्वय राशि में बैठा हो या मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, जैसे मैं इस रूम में बैठी हूँ, मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मेरा रूम है, स्टडी रूम है, मैं रिलैक्स होकर आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं अपने खुद के स्वय राशि में या मूल त्रिकोण राशि में बैठी हूँ। मैं शत्रु राशि में मैं अपना ही रूम चेंज कर लूँ, नेटवर्क की वजह से, लाइट की वजह से, तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं पढ़ा पाऊंगी आपको, तो वो शत्रु राशि होगी। मेरे को आप ट्रेन में बोल दो कि मैडम आज क्लास ले लो, आप ट्रेन में जा रहे हो, कोई बात नहीं, आप क्लास ले लो आज, ठीक है, तो मैं पढ़ा पाऊंगी, डिलीवर कर पाऊंगी कि उस तरह से ट्रेन में आपको? मेरे को बार बार दिक्कत आएगी, वो नीच हो गया। इतना ही तो है ना। सिम आप जब कंफर्ट जोन में होते हो, तो मैं सारा, मेरे को मेरा माइंड भी स्टेबल है, मेरा नेटवर्क भी, मेरा सब कुछ स्टेबल है, तो मैं आपको डिलीवर कर सकती हूँ। अगर मैं दूसरे रूम में, वहां पे और भी 2 3 लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगी। ये कंजक्शन भी समझ लो, 2 3 ग्रह और बैठे हैं साथ में, वो डिलीवर कर पाएंगे। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि हर ग्रह का कंफर्ट जोन है। स्वय राशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, नीच राशि, शत्रु राशि, जितना वो कंफर्ट जोन में आएगा उतना बढ़िया रिजल्ट देगा, जितना वो कंफर्ट उतने कम कर देगा, खत्म नहीं करेगा। क्या नीच के शुक्र वालों की शादियां नहीं होती हैं क्या? मुझे जवाब दे दो उसे, कितना सा शादियां नहीं होती क्या? शादियां तो होती है ना। अच्छी है बुरी है वो अपन अब जज करेंगे आगे, पर ऐसा तो नहीं, अरे इसका तो शुक्र नीच का हो गया। ये है यूट्यूब पे, ये फेमस है,
अरे नीच का शुक्र आपका। अरे क्या हो गया भाई, हो क्या गया? शुक्र नीच का ही तो हुआ है ना। ठीक है, थोड़े कारक तत्वों में कमी आ जाएगी कि आपकी गाड़ी खड़ी है घर में, बीएमडब्ल्यू, आप चला नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रहा पा रहा कि आप चला लो उसको। कोई ऐसा इवेंट नहीं आ रहा कि आप उसको चला लो, खड़ी है पर गाड़ी तो खड़ी है ना। सही बोल रही हो, नीच का शुक्र है। ये बीएमडब्ल्यू खड़ी है घर के बाहर, पर टाइम ही नहीं मिलता। मतलब ऐसा कोई, मतलब होता ना कि जाऊं, या ऐसा कोई सोशल सर्कल नहीं है, या ऐसा कहाँ लेकर जाऊं उसको मैं, वो खड़ी है पर गाड़ी तो है ना उसके पास घर में। आपका ग्रह कितना फल देगा कितना नहीं फल देगा, वो सिर्फ उसके जोन पर है। और एक बात बहुत सिंपल सी बताऊं मैं, बहुत सिंपल। वृत्त प्राशर शास्त्र के दो पार्ट है। पहला अपने को ग्रह भाव राशियां, सारे जो सारा नियम सिखाता है। दूसरा अपने को दशा सिखाता है, महादशा पे ही है ना सारा, दशा पर। तो जब, तो पूरा का पूरा एक बुक ऋषियों ने जब दशा पे लिखा है, तो जब नीच के शुक्र की या वक्री शुक्र की या अस्त शुक्र की या किसी दशा शुक्र का रिजल्ट तो देगा ना जहां वो बैठा होगा। वो थोड़ी छोड़ देगा वहां रिजल्ट देना। अच्छा बुरा, कितना खराब हो रहा है, कितना पीड़ा आ रहा है, वो अपन करेंगे धीरे धीरे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो देगा ही नहीं, खत्म ही कर देगा। और जिनके शुक्र खराब है, शुक्र सीधा शादी से लेना देना है, तो शुक्र शादी से लेने देना है, तो ऐसा तो होता नहीं ना। सारे पॉइंट खराब होने चाहिए ना, सप्तम सप्तमेश तिथि का स्वामी नवमांश सब खराब होंगे, तब अपन कहेंगे भी शादी नहीं हो सकती तेरी। सिंपल में थोड़ी बोलेंगे अपन तेरी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है। तो एक इसमें क्या बना कि ग्रहों में एक देवता ग्रह बने और एक राक्षस ग्रह बने। तो देवता ग्रह के अंदर आते हैं सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मंगल। मंगल पाप ग्रह है पर देवता में आता है। ठीक है, और राक्षस में आए आपके राहु, केतु, शनि और शुक्र, शुक्राचार्य है, और ये सब स्टोरीज है। बुध न्यूट्रल है। बुध न्यूट्रल है क्यों? जैसी संगत वैसा बुध। राक्षसों की संगत मिली तो राक्षसों जैसा, देवताओं की संगत मिली तो देवताओं जैसा। बुद्धि है ना, संगति। बुद्ध में आप अपनी बुद्धि में जैसे विचार डालोगे, आपकी बुद्धि वैसा ही तो काम करेगी ना। वो समझाने के लिए युवराज बोल दिया। पर बुद्धि में आप रोज भजन सुनो, सुबह से भजन सुनने शुरू कर दो आप, तो धीरे धीरे आप भजन, कृष्णा जो भी भजन सुनते हो उसके बारे में जानने, उसके बारे में वैसे वैसे आप हो जाओगे ना। और आप सुबह सुबह एकदम बढ़िया इंग्लिश गाने लगा दो, धां धूम धां। ठीक है, फिर आपका वो दिमाग कैसा चलेगा, वैसे ही चलेगा ना। तो जैसे आपकी बुद्धि को आप ट्रेन करोगे, आपकी बुद्धि वैसे ही काम करेगी। अगर शनि के साथ बैठी है आपकी बुद्धि, बुद्ध, तो नेगेटिव थॉट पहले कैच करेगी किसी इवेंट में से। ठीक है, और जुपिटर के साथ बैठी है तो पॉजिटिव इवेंट उठाएगी वहां से, अच्छा चलो इतना बच गया वही बहुत है। तो जैसे आप बुद्ध को ट्रेन करेंगे वैसा आपका बुद्धि काम करेगा। जैसे बच्चे को ट्रीट करेंगे वैसा वो बच्चा काम करेगा। तो ये, तो ये है। तो मैत्री में मान लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग जो, जिनकी बिल्कुल नहीं बनती है ना, जैसे बहुत strong, मंगल और बुध की बिल्कुल नहीं बनती, आपको पता है राशियों के हिसाब से। तो मंगल की राशि में बुध आ जाता है, तो बुध किसका कारक है? बुध स्किन का कारक है, वेन्स का कारक है, वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है। तो इनमें थोड़ा सा हमको डिस्टरबेंस दे सकता है, बस उससे ज्यादा ये नहीं है कि भाई एजुकेशन में ब्रेक दे देगा, लेकिन एजुकेशन देगा जरूर। हाँ ब्रेक दे देगा किसी कारणवश, कोई डिप्लोमा कर रहे हो, एक साल का गैप ले लिया आपने, फिर जाके आपने वापस लिया, ये दे देगा आपको। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा इसको इतना फोकस होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कहीं बैठा हो, अपना फल जरूर देता है। ठीक है, और हम एज ए एस्ट्रोलॉजर हम जितने पॉजिटिव रहेंगे ना, गुरु वाले जुपिटर वाले, उतना अच्छा हम सामने वाले को गाइड कर सकेंगे, और उतना अच्छा अपने लिए भी है। क्योंकि कुंडलियां देखते हैं, अगर हम ही पॉजिटिव नहीं है, हम ही क्लीन नहीं है, तो हम सामने वाले को कैसे गाइड कर पाएंगे? वो उसका समय है, देखो हर किसी का अपना समय है, हर किसी के अपने प्रारब्ध है। हम किसी का भाग्य बदल नहीं सकते, हम किसी का कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन हम सही गाइडेंस जरूर किसी को दे सकते हैं जब हम पॉजिटिव हैं तो। होना वही है जो राम रचे रखे। राम जी नहीं बदल सके तो हम काहे बदल लेंगे, इतने से मानव। ठीक है, लेकिन हम सही गाइडेंस तो दे सकते हैं ना, उसको आइडिया तो दे सकते हैं ना।
तो वही चीज है, उसको समझने के लिए हमें अपने आप को प्योर रखना, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अस्त मैत्रेय बस ठीक है। ऐसा थोड़ी है, आपको पता है सूर्य शनि साथ में बैठे हो, बहुत सरकारी नौकरी वाले चार्ट देखोगे आप, लेकिन मैडम सूर्य शनि तो शत्रु है। क्या हो गया भाई, सूर्य कर्म का सरकार का कारक है, शनि कर्म का कारक है, सरकारी नौकरी है। ठीक है, तो कोई भी ग्रह साथ में बैठे अपनी जगह से, अब एक क्वेश्चन उठेगा यहाँ पर, मैडम तीन चार ग्रह एक साथ बैठे हैं, कोई बात नहीं, तीन चार ग्रह एक साथ बैठे हैं, जब जब दशा चलेगी तब तब अपना अपना फल सब देंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि शुक्र रोक देगा उसका बुध का फल आने से जब शुक्र की दशा चलेगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तीन या तीन से अधिक ग्रह जिस भाव के अंदर बैठते हैं वो भाव हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर तीन ग्रह बैठ गए तो छह राशियां आ गई ना, छह भाव आ गए ना, दो दो किसी को मिली हुई है, तो वो हमारा जीवन का ज्यादा टाइम एक्टिवेशन दशाओं में कहां पर फोकस रहेगा, जहां भाव है। तो हमारा सोच कहाँ जाएगा, जहां तीन या तीन से अधिक ग्रह बैठे हुए, हमारा सोच वहां जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन, मैम चलित। ठीक है, तो चलित में बहुत, मैंने तो आज तक यूज किया नहीं, पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट करना जरूरी है, क्लियर कर देती हूँ। मुझे एक बहुत सिंपल सा बात बताइए कि 18 मई को 12 मई को जुपिटर आए थे 3 नंबर राशि में, 12 मई 2025। ठीक है, और 18 मई को आए थे राहु केतु 5 और 11 में, आए थे 2025 में। जीरो आएंगे, जब राहु केतु आएंगे तो 30 डिग्री के आते हैं ना, उल्टे आते हैं। ठीक है, और जुपिटर आया 2 नंबर से, तो 0 डिग्री से ही शुरू करेंगे, नेचुरल है भाई, राशि क्रॉस करिए यही रहेगा। तो मुझे बताइए, अगर जुपिटर पूरे समाज में, कि जुपिटर 2 नंबर से 3 नंबर में आ गया है, 0 डिग्री का है, ठीक है, लेकिन आ तो गया ना राशि क्रॉस करके, चलित में भले ही वो 2 नंबर में बैठा हो, तो राशि तो क्रॉस कर ली भाई, हमारा डेट डिसाइड है पहले से कि 12 मई को वो जाएंगे 3 नंबर में मिथुन राशि के अंदर। मैडम मेरा तो चलित में दूसरे भाव में जा रहा है, फिर आप ही प्रिडिक्शन निकालो दूसरे तीसरे की, मेरे को तो नहीं आती, मेरे को तो पता है वो तीसरे में आ गया भाई, मैं बता दूंगी तीसरे की प्रिडिक्शन। अपने आप को कंफ्यूज करने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कहती कुछ भी गलत है, मैं कभी नहीं कहती, लेकिन स्टार्टिंग में हम इतने सारे यूज कर लेते हैं, इतनी सारी चीजें, कि हम वहां पहुंच ही नहीं पाते जो हमें पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट, इतना सबको सारे हो गए, वक्री हो गया, अस्त हो गया, उच्च नीच हो गया। उच्च नीच में मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उच्च 1 नंबर में सूर्य उच्च का होता है, शनि 1 नंबर में नीच का होता है, उल्टा उसके 7 नंबर में सूर्य। देखिए सूर्य किसका कारक है, इसके से ग्रह समझाती जाऊंगी मैं आपको। पांच, किसी भी ग्रह की 5 चीजें याद रख लो, किसी भी राशि की 5 चीजें याद रख लो, किसी भी भाव की 5 से ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज मानती हूँ, बहुत सिंपल सी, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आपके पास कोई जातक अगर आपके पास आया है, तो पहली चीज है ना, आपको इतनी इंपॉर्टेंट बोलनी चाहिए कि उसका जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग पे खटकना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जैसे 2 दिन या 3 दिन पहले कंसल्टेशन होगा, मैंने बोला आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा ये हो चुका है स्ट्रकनेस, आप नौकरी छोड़ने के सोच रहे हो और आप सोच रहे हो मैं नौकरी छोड़ दूं, ये क्वेश्चन है। मैंने बोल दिया उनको, यही क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। ठीक है, वो बोले हाँ मैडम यही क्वेश्चन है आपने जो बोला है। उसके बाद अपन बातें करेंगे भी, 1 घंटे का जूम सेशन रहता है, तो आपका ये भी हुआ होगा, आपकी सरकारी नौकरी, आपके पड़ोस में भी ये रहते होंगे, ये सारे आ जाते हैं अपने को धीरे धीरे। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आप पहला क्वेश्चन ये बोलते हो कि आप इस वजह से आए हो, या आप पहला क्वेश्चन ये बोलते हो मैडम आपके घर में सरकारी नौकरी में कोई है क्या, इम्पैक्ट कौन सा डालेगा, मुझे पहले ये बताओ, कौन सा सामने वाले पे इम्पैक्ट डालेगा, कि आपके पड़ोस में ये रहता है क्या कोई, आपके घर में गाड़ी का नंबर ये है क्या मैडम, आपके घर में, इम्पैक्ट कौन सा डालेगा, मुझे ये बताओ पहले। बोल रहे क्लास है, क्यों आए, ये इम्पैक्ट डालेगा ना, कि वो क्यों आया। तो हमेशा, क्योंकि मेरे साथ है, हो चुका है ये, मैंने ऐसी एक कंसल्टेशन ली थी बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर की, तो मैं उस दिन मेरे दिमाग में उस दिन ये खटका था बहुत तगड़ा,
कि भाई उन्होंने मेरे प्रॉब्लम तो मेरे से पूछी नहीं, मैं ना मेरे प्रॉब्लम जज करी। ये पूछ रहे हैं आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है? अच्छा। अरे हर किसी के घर में सरकारी नौकरी में होता है भाई, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, कोई ना कोई तो मिल जाएगा सरकारी में। ठीक है। या पड़ोस में कोई ना, लेकिन अपना मेन चीज है कि अभी वो जिस सिचुएशन से गुजरे उसको पकड़ लो। आया किस लिए? अभी पैसे दे के आया, कंसल्टेशन पैसे बुक किए हैं उसने। ठीक है। वो पकड़ना सीखना है उसके लिए। भाव जैसे सूर्य पिता का कारक है, गवर्नमेंट सरकार का कारक है, समाज में आपके, यहाँ गेट पूरा बंद करना प्लीज। समाज में आपके सम्मान का कारक है, पांचवा घर है ना, फेम, इज्जत, कॉन्फिडेंस का, कॉन्फिडेंस का कारक है। ठीक है। चार से पांच बहुत है। ठीक है। सूर्य अच्छा होगा, ईगो, स्वाभिमान। ठीक है। कन्वर्ट ईगो में हो जाता है वो स्वाभिमान, अगर खराब हो जाए तो सूर्य जब अच्छा होगा तो आपके सरकार से संबंध अच्छे हैं, पिता से संबंध अच्छे हैं, आपको समाज में प्रतिष्ठा मिली हुई है, आपको समाज में पोजीशन मिली हुई है, और आप स्वाभिमानी आदमी हैं। ठीक है। यही सूर्य खराब हो जाए, पिता से दूरी, पिता से रिश्ते खराब, सरकार के साथ हर काम में पंगा आना, बॉस, सीनियर या बॉस के साथ में आपको इश्यू आना, आपके बार बार इज्जत पे दाग लगना, बेवजह किसी पचड़े में पॉलिटिक्स में फंस जाना। ठीक है। और बहुत इगोस्टिक बना देना। अब मुझे बताओ, इतनी तो बीमार, पांच सूर्य की यही तो प्रॉब्लम लेकर अपने पास लोग आएंगे। नौकरी, सरकार है ना। पांच चीजें किसी ग्रह की, पांच चीजें भाव की, जैसे दूसरा भाव है पैसा, फैमिली, धन, सॉरी धन तो हो गया, फूड, और वाणी, बैंक बैलेंस और वाणी। चार चीज बहुत है प्रिडिक्शन करने के लिए। उसमें हमने सूर्य मिक्स करना है बस, और राशि मिक्स करनी है। हम सोचते हैं हम उत्तर कालामृत के जितने भी कारक बताए गए सारे याद कर ले। उत्तर कालामृत में 100 कारक बताए गए एक ग्रह के, 100 तो हम याद नहीं कर सकते, हम ऋषि तो है नहीं। तो हम पांच ही याद कर लें भाई प्रिडिक्शन निकालने के लिए, वही बहुत है। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, इतनी इतनी प्रिडिक्शन भी आने लग गई ना, वो इतनी बड़ी समय के साथ हो जाएगी। लेकिन पहले तो एबीसी सीखनी पड़ेगी ना, सीधा तो सेंटेंस नहीं बन सकता ना, है ना। तो एबीसी, मुझे सिंपल सी बात है, जब एबीसी सिखाई जाती है, ए अनार सिखाया जाता है, तो ए सिखाया जाता है, उसको मात्रा में कन्वर्ट होगा तो बाद में सिखाया जाता है ना। पहले तो ए लिखना ही तो सिखाया जाता है, ये आ, फिर वो अपन बोलते हैं कि ई की मात्रा, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, वो बाद में कन्वर्ट होते हैं ना। लेकिन हम सीधा जंप कर जाते हैं मात्राओं पे। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल, इसको रखिएगा। अब मान लो किसी का सूर्य, सिंपल, अब किसी का सूर्य उच्च का हो जाए, एक नंबर में आ जाए मेष राशि के अंदर, ईगो कितना है, पित्त कितना है, डोमिनेंस कितना, राजा, भाई मैं ही राजा हूं, मैं ही राजा हूं बस, यहाँ आएगा ना ये भाव उसके अंदर। उच्च बढ़िया है कि नहीं है मुझे बताओ फिर। अरे बड़े लोग खुश होते हैं भाई, मेरा तो सूर्य उच्च का, मेरा शुक्र उच्च का, मतलब मैडम मेरे उच्च के शुक्र की दशा आने वाली है। अरे ब्याह ही नहीं होते उच्च के शुक्र वालों के तो। ठीक है, चार्ट दिखा दूं। ठीक है। तो उच्च, तो ये सब बता रही हूं कि अब सूर्य का जो कारक तत्व है, उच्च का हो गया तो ज्यादा आ गया ना वो। अति, अति किसी चीज की बढ़िया है क्या, मुझे ये बताओ पहले। हमें खुद बोला जाता है अति तो बढ़िया ही नहीं है भाई। अति बढ़िया है क्या किसी चीज की? सेम चंद्रमा अगर किसी का, सूर्य का समझ गए, सेम चंद्रमा अगर किसी का है, चंद्रमा 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते, श्राप है उनको, आप सबको पता है ये, दक्ष राजा से श्राप मिला हुआ है। तो इमोशंस के कारकन जल है, जल। अब जल है, क्या बॉडी में ज्यादा इमोशन अच्छे हैं क्या? काम चलता है क्या इमोशन से खाली? 2 नंबर और 4 नंबर के चंद्रमा वालों का पूछ रही हूँ मैं। 2 नंबर में उच्च के होते हैं ना, 8 नंबर में स्वय राशि, 4 नंबर में स्वय राशि के होते हैं ना। तो ज्यादा इमोशन काम करते हैं कि प्रैक्टिकल जीवन में? अगर वही, वही उच्च का भाई, वही अति थोड़ा सा फ्रिक्शन में आ जाए, इतना सा ही, डिप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा?
इतना तो पहले जल आ गया, अति अति इमोशन। फिर वो उसको दे दो, थोड़ा सा फ्रिक्शन दे दो आप, फिर वो साइको या डिप्रेशन इशू में जाएगा कि नहीं जाएगा वो चंद्रमा? अति अच्छा है। लोग बड़े खुश होते हैं अपने उच्च के ग्रह देख के। ठीक है। सबसे अच्छा होता है स्वय राशि का ग्रह, हमेशा याद रखना। अपने कंफर्ट जोन का ग्रह सबसे अच्छा है, स्वय राशि का ग्रह सबसे बढ़िया है। उसको कभी मत भूलना, चाहे कहीं बैठा हो, 6 8 12 कहीं बैठा हो, उसको कभी मत भूलना। उसके बाद मंगल है। मंगल 10 नंबर में उच्च के होते हैं, 4 नंबर नीच का, सॉरी नीच का बता, सूर्य जब नीच के होते हैं, तो सूर्य नीच के होते हैं तो 7 नंबर में होते हैं लिब्रा में। अभी चल रहे थे दिवाली के आसपास, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। तो नीच के होते हैं तो फिर ईगो बिल्कुल नहीं होगा, स्वाभिमान बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो वो इशू दे देगा। इतना भी नहीं होना चाहिए स्वाभिमान, तो थोड़ा इंसान का होना चाहिए, अपने आप का कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अगर वो नीच का सप्तम में दशम में बैठ जाए तो बैलेंस हो जाता है कि दशम भाव सूर्य के लिए अच्छा कहा गया है। इस हिसाब से हम आगे समझेंगे। चंद्रमा 8 नंबर स्कॉर्पियो राशि में नीच के होते हैं। तो नीच के जब चंद्रमा होंगे तो स्कॉर्पियो राशि क्या है, मैं राशियां की लिस्ट आएगी आपके पास, प्ले लिस्ट आएगी, एक एक करके एक राशि समझिएगा आप। मैं थोड़ा सा क्लास में इंट्रोड्यूस करवाती जाऊंगी आपको। वृश्चिक राशि क्या है, मतलब नीच के भी कितनी बढ़िया राशि के अंदर दिए हैं उनको। स्थिर राशि, बिच्छू की राशि। ठीक है। स्थिर राशि मतलब आपके इमोशन थोड़े स्थिर हो गए। ठीक है। और जल राशि, जल राशि मतलब जल कौन सा है, वो तालाब वाला जल है जो खड़ा रहता है। ठीक है। तो इमोशन जब खड़े रहेंगे तो वो क्या होंगे, जब तक आप यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे, जब तक वो यहाँ खड़े रहेंगे तो वो आपका ही खराब करेंगे ना, दिक्कत आपको ही देंगे ना। तो नीच का स्कॉर्पियो राशि के अंदर, भले ही दोस्त की मित्र की राशि है, मंगल की राशि है, पर नीच का चंद्रमा आपके मतलब बहुत या तो बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिकल बना देगा, एक्सट्रीम प्रैक्टिकल, इमोशन होंगे नहीं। ठीक है। या ऐसा बना देगा जो पुरानी बातें भूलेगा ही नहीं, बार 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 उसी बात पे लड़ना, बार 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 उसी बात पे लड़ना, कि खड़ा है ना पानी, पानी खड़ा रहेगा तो क्या होगा, उसका सड़ जाएगा। तो वो निकाल नहीं पाएगा यहाँ से अपने इमोशंस। इसको वृश्चिक राशि। मंगल उच्च के होते हैं 10 नंबर में, और नीच के होते हैं 4 नंबर में, मकर और कर्क राशि। मकर राशि में उच्च के हैं, बढ़िया है, बस उसका एक ही है, इतना एक्सट्रीम एग्रेशन आप किसी तरफ डाइवर्ट कर लो, नहीं तो फिर वो है ना, आर्मी कमांडर है, आर्मी कमांडर के पास ताकत आ गई भाई, मेरे पास अपनी हाई पावर है। तो वो आर्मी कमांडर को जब तक राजा से गाइडेंस नहीं मिले, ढंग से गाइडेंस नहीं मिले, तो तोड़ फोड़ भी तो कर सकता है जाके, है ना। गाइडेंस, अगर उसको सही गाइडेंस दे दे, उसको स्पोर्ट्स में डाल दे, कोई ऐसा टेक्निकल में डाल दे, कोई ऐसी चीज में वो लग जाए, तो वो एनर्जी कितनी बढ़िया तरीके से चार्ज हो जाएगी ना। और उसको अगर गाइडेंस नहीं मिली राजा की, क्योंकि आर्मी कमांडर राजा का ऑर्डर मिलना है, उसको वेट कर रहा है मंगल, मुझे ऑर्डर दो राजा से, तो उसको नहीं सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो वो फिर उल्टा भी तो जा सकता है ना। ठीक है। तो अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। मंगल और सूर्य में पित्त है, हाई एनर्जी के हैं, बैठेंगे नहीं उचके वाले, एकदम हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना, सब लगातार काम लगा, पित्त है ना, तो लगे ही रहेंगे, लगे रहेंगे। तो वो सेम सेम इसी तरह से अगर सूर्य किसी का पित्त में आ जाए, मतलब 1 नंबर में हाई पित्त, तो सका सारा दिन आप उनसे कुछ करवा लो, काम करवा लो, एनर्जी सारा दिन लगी हुई है ना। तो चंद्रमा उच्च के सारा दिन रुलवा लो, लड़वा लो सारा दिन, कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, इमोशन ज्यादा है ना। ठीक है। उसके बाद मरकरी किसी का 6 नंबर में आ जाता है, मरकरी बुद्धि, एक ही चीज, एक चीज, दो चीज याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं। मरकरी बुद्धि है, मरकरी किसी का 6 नंबर में आ जाए तो बुद्धि बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे ना, है ना। जा मैं जब भी 6 नंबर में किसी का चंद्रमा है, 6 नंबर में मरकरी देखती हूँ, उनको बोलती हूँ, भाई इसको थोड़ा कम यूज कर लो, आराम दे दो इसको थोड़ा, क्यों इसको इतना टेंशन दे रखी है। ठीक है। क्यों इतना सोचना, हर छोटी छोटी बात के बारे में सोचना, हर छोटी छोटी चीज के बारे में सोचना, एक एक पॉइंट लिखना, एक एक प्लान करना, हर चीज वैसे करना, मतलब जैसे बच्चे करते हैं ना, एक एक चीज लिखना ये को वो, इतना बुद्धि का यूज कर लेंगे 6 नंबर वाले भाई। ठीक है। मेरे पास
छह नंबर वाले बुध के लोग आ जाए, 6 नंबर चंद्रमा के लोग, मैं पहली चीज यही बोलती हूँ, थोड़ा सा कृष्णा को सुन लो, थोड़ा इसको रिलैक्स कर लो भाई। आने वाले समय में इसने तुम्हें फिर बीमारी दे देनी है कोई, इतना ओवर थिंक करोगे नींद की या वो चीज। ठीक है, ये हो गया। अब ये उल्टा 12 नंबर में चला जाए नीच का, सोचते ही नहीं, भगवान भरोसे दुनिया चल रही है उनकी, चल रहे हैं भाई, कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 12 नंबर में किसी का बुद्ध आ जाए तो सोच ही नहीं रहे, इसका यूज ही नहीं कर रहे, रिलैक्स एकदम, पाइसिस वाले। तो अति ना तो बहुत बढ़िया है किसी ग्रह को, और ना ही खराब है। जुपिटर 4 नंबर का किसी का है उच्च का, और 10 नंबर में नीच के होते हैं जुपिटर। 4 नंबर के जब वो उच्च के होते हैं, ज्ञानी, बहुत नॉलेजेबल, बहुत चीजों का ज्ञान लेना, बहुत। लेकिन मेरे को ही ज्ञान है भाई, तेरे को ज्ञान नहीं है, मेरी कोई सारा ज्ञान है, मेरी सुन तू, मैं ही राय दूंगा बिना मांगे हर किसी को। जुपिटर 4 नंबर, ठीक है, मेरे को सुन, मेरा मेरा ज्ञान ले, मेरी राय ले, मेरे से पूछ, बिना मांगे मेरे से पूछ। मैं कोई मांगे ही नहीं, हमको जाके राय, क्योंकि वो इतनी भर गई है ना, ज्ञान नॉलेज चीजें इतनी अंदर ले ली है। ठीक है, सेम 10 नंबर में आ जाए ज्ञानी, देखो 10 नंबर में बहुत ज्ञानी बनाता है, बैलेंस ज्ञानी बनाता है, खराब नहीं है। लेकिन जिस नीच का ये होता है कि जिस भाव के अंदर आ जाए उस भाव के कुछ कारक तत्व खराब कर देता है, या थोड़ा यूं नहीं है कि भाई नीच का इसके में ज्ञान ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर होते हैं, बहुत बढ़िया ज्ञानी लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद शनि में ये होता है कि शनि अगर उच्च का हो तो अच्छा है, शनि अच्छा है, आप दयालु होंगे, आप लोगों की सोचेंगे, आप लोगों की हेल्प करने की सोचेंगे, डाउन टू अर्थ होंगे। ठीक है, नीच का हो जाए थोड़ा सा आपको स्टबन बना देता है, थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करवाने लग जाता है। उच्च का आपको ब्लेसिंग, उच्च उच्च का शनि ब्लेसिंग है अपने आप में, ब्लेसिंग है शनि। दोनों 10 नंबर और 11 नंबर में स्वय राशि के होते हैं। राहु केतु आपको उच्च नीच के देने आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह है, उनका पूर्णतः इस बात पे जाता है कि वो किसकी राशि के अंदर बैठे हैं, उस राशि के स्वामी, मतलब डिस्पोजिटर, राशि का स्थिति कैसा है, क्योंकि छाया ग्रह है, उस बात पे उनके फल बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। बट मेलेफिक आते हैं राहु केतु तो मैक्सिमम टाइम अपनी दशाओं में मेलेफिक फल देते हैं, बहुत कम बेनिफिक फल, बहुत कम बेनिफिक फल, शुभ फल देते हैं। सूर्य क्रूर है, राहु केतु मंगल शनि पाप ग्रह है, बुध, सॉरी, शुक्र और गुरु पूर्णतः शुभ है, और बुध स्थिति के हिसाब से शुभ है, और चंद्रमा भी स्थिति के हिसाब से शुभ है, अमावस के पास का शुभ नहीं है, पूर्णिमा के पास का शुभ है, वो अपनी स्थिति के हिसाब से शुभ और अशुभ है। ठीक है, गुरु और शुक्र को पूर्णतः शुभ अशुभ माना गया है। शुक्र अगर किसी का 6 नंबर में आ जाए, शुक्र कारक है आपके फेस के तेज का। शुक्र के लिए मैं एक ही वर्ड बोलती हूँ, रस है भी आपके जीवन का, चाहे पैसे का रस है, चाहे प्यार का रस है, चाहे खाने का रस है, स्वाद है, रस है आपके जीवन का शुक्र। रिलेशनशिप का तभी चलते हैं ना जब रस हो, पैसा पैसे का मजा तभी आता है ना जब खरीद सको, इतना हो आपके पास, चल रहा है काम तो चल ही रहा है ना भाई वो तो, लेकिन आप खरीद सको, रस है वो, हर टाइप का रस है ना, उस शुक्र है। ठीक है, तो शुक्र अगर किसी का नीच का है तो उसको ज्यादा मतलब, देखो डिपेंड्स करता है कि वो किन किन राशियों में किन किन के साथ बैठे हैं, लेकिन अगर शुक्र अगर नीच का है, और अगर बहुत ज्यादा, अगर वो सूर्य वगैरह के साथ बैठ जाए, तो फिर राहु के साथ बैठ जाए, फिर भी आपको बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस, कपड़ों का, ऐश्वर्य का, इनका बना देगा। और अगर शनि वगैरह के साथ में जाके नीच का हो जाए तो आपको इंटरेस्ट नहीं दिलाएगा, आप बहुत सिंपल तरीके से साफ जीवन जीना पसंद करेंगे, बहुत डाउन टू अर्थ। ठीक है, उच्च का कहीं भी हो, आपको ब्रांड कॉन्शियस, आपको मतलब अच्छा पहनना, पैसा खर्च करना अपने आप को, क्योंकि शुक्राचार्य को कभी भी आप समझे, उनके बारे में कभी भी पढ़े, तो कुबेर जी उनके रूप से मोहित हुए थे, तब उनको दी थी उन्होंने धन। तो शुक्राचार्य जोड़े जाते हैं शुक्र से, उष्णा। ठीक है, तो उनके रूप से मोहित होकर कुबेर ने उनको धन दे दिया था। तो शुक्र आपके ऐश्वर्य का, आपके धन का, आपके रूप का, आपके इन सब चीजों का कारक है। तो अगर खराब है तो उन चीजों में कमी आ जाएगी, और ज्यादा है तो उन चीजों में वृद्धि हो जाएगी आपके। लेकिन अति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके सेक्सुअल डिजायर का भी कारक बन जाता है शुक्र। तो वो उस चीज को भी दिक्कत देता है, उन चीज में भी कमी कर देता है और उन चीज को बढ़ा देता है।
ठीक है, ये सारे टूल्स मैंने आज आपको बता दिए टोटल। ग्रहों में चंद्रमा माँ का कारक है, मन का कारक है, इमोशंस का कारक है, आपका जो जितना भी कैश फ्लो है चलित, ठीक है, उसका कारक है। मंगल आपके करेज का कारक है, आप कितने प्रैक्टिकल हैं अपने जीवन में, आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितने लॉजिकल हैं। मंगल आपके ब्रदर का कारक है, इन सब का कारक है, 4 से 5 चीजें। मरकरी आपका वेन्स का कारक है, बुद्धि का कारक है, आपके बच्चों का कारक है, आपकी स्किन का कारक है, आपके भाषा का कारक है, ठीक है। मून और शुक्र फूड के भी कारक बनते हैं। बृहस्पति आपके ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, नॉलेज का कारक है, गुरु का कारक है, इन सब के कारक बनते हैं। मतलब 4 5 आपको सबके याद रखने होते हैं। इनसे प्रिडिक्शन आपकी निकल, या तो इनमें दिक्कत आएगी या इनमें वृद्धि हो जाएगी, यही तो है ना। या इनसे प्रॉब्लम आएगी आपको, या इनसे आपको दिक्कत हो जाएगी, इससे ज्यादा कोई भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि आपके 10वें भाव में शुक्र बैठा है किसी के घर, सिंपल। राशि आप कोई भी ले लीजिए, आपको स्कॉर्पियो ले लीजिए, चलो वृश्चिक राशि ले लीजिए। कैसे प्रेडिक्शन निकालना होता है? 10वां भाव और शुक्र की दशा चल रही है, वो पर्सन अपने पास आया जब शुक्र का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, ठीक है। तो शुक्र पहला 10वां भाव, पहले भाव, भाव कभी चेंज होते हैं? भाव चेंज नहीं होते ना, भाव स्टेबल है ना। तो पहले क्या उठाएंगे? 10वां भाव। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? करियर, कर्म। किसके लिए आया? करियर के लिए। प्लस राशि, राशि में क्या है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि काय की है? अचानक कोई ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक, सडन, यही चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन देना, सडन देना, ठीक है। उसमें बैठा है शुक्र, स्कॉर्पियो का शुक्र। दशा चल गई भाई शुक्र की। कोई भाव कैसे एक्टिव होगा? या तो मंगल की दशा चलेगी 10वें के लिए, क्योंकि वृश्चिक राशि बैठी है, या शुक्र की दशा चलेगी, तभी एक्टिव होगा ना वो। शुक्र की दशा चल गई तो भाई आप हमारे पास अपने करियर के ट्रांसफर के लिए आए हो, यही तो बोलेंगे अपन, और क्या बोलेंगे। अब मैं ये देखूंगी कि अरे इसका शुक्र मंगल की राशि में है, या मतलब अपने विचार आते हैं ना अपने मन में, ऐसी चीजें। लेकिन सिंपल सी बात है, करियर के ट्रांसफर के लिए आप आए होंगे, या कुछ आपके करियर में कुछ सडन इवेंट या होने वाला है, या आप उसको परेशानी को लेकर मेरे पास आए हैं। स्कॉर्पियो राशि परेशानी भी तो है ना। तो पहले क्या उठाना है? भाव। भाव स्टेबल है, देश काल पात्र के हिसाब से। अब कोई 70 साल का आपके पास आएगा 10वें भाव एक्टिवेशन में, तो करियर थोड़ी बोलोगे। अपने को देश काल पात्र भी तो उठाना है ना, ठीक है। कोई अपने पास 25 से लेके 50 की उम्र में आएगा, तब तो अपन करियर बोलेंगे ना, जब जब 10वां एक्टिवेट होगा। तो सारी चीजें हैं, बट सिंपल रखिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल दूं कि शुक्र वक्री है, चलो मैं बोल देती हूँ आपको कि शुक्र यहाँ वक्री है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बड़ी, वक्री जस्ट अ पॉइंट ऑफ अफ्लिक्शन, ठीक है। ऊपर से वो स्कॉर्पियो राशि में आ गया, तो आपके करियर में कोई दिक्कत की वजह से अपने पास आए हैं, यही बोलेंगे अपन, ठीक है। सिंपल सिंपल ट्रांसफर के लिए आए हैं, जितना वो अफ्लिक्शन में जाता जाएगा उतनी वो दिक्कत आती जाएगी। सिंपल सिंपल मतलब मैं तो एक एग्जांपल देती हूँ, मैं 2 एग्जांपल देती हूँ अपने हमेशा हर क्लास में। थप्पड़ तेज पड़ा है धीरे पड़ा है, आपके दर्द पे डिपेंड है। थप्पड़ जोर से मारा है तो अफ्लिक्शन तेज है, और थप्पड़ धीरे पड़ा है तो अफ्लिक्शन कम है। ये बात ध्यान रखना दशाओं में, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपके किचन में इतने बर्तन है, ठीक है, पर चपाती बनाने के लिए सारे थोड़ी एक साथ में निकाल लाओगे भाई, नहीं निकालोगे ना। तो किसी का शादी देखना है तो सप्तम सप्तमे शुक्र और तिथि स्वामी को देखोगे, सारे थोड़ी निकाल लाओगे। वर्गोत्तम है इसका, पुष्कर नवमांश है इसका, इसका मृत्यु भाग है इसका, वो थोड़ी निकाल के लाओगे यार। तो जितना सरल रखोगे, ये 2 एग्जाम्पल याद रख लेना, जितना सरल रखोगे उतनी बार आएंगी प्रिडिक्शन। और जितना डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भाई कितनी भी कर सकते हो, मैडम इसका वो अष्टमेश होकर गया है शुक्र वहां पर, ये भी तो बोलना था फिर, ठीक है। इसका पंचमेश, वो जो भी द्वादेश है, ये जो भी है। अब ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। अगर कोई ग्रह 6 8 12 में जाता है,
तो वो भी एक एफ्लिक्शन का एक पॉइंट है। ठीक है, वो उस घर से संबंधित आपको संघर्ष दे देगा थोड़ा। जैसे लगन का स्वामी अगर 6 8 12 में जाता है तो दो ही चीज देगा, या तो हेल्थ इश्यू दे देगा या जीवन में संघर्ष दे देगा। अष्टम में जाएगा तो बार बार चेंज देगा, ट्रांसफॉर्मेशन देगा आपको जीवन में। ठीक है, 12वें में जाएगा तो घर से या तो हॉस्पिटल में रखेगा या घर से दूर ले जाएगा आपको, यही तो करेगा ना। तो लेकिन अपन इतने, मैडम मेरा तो ना लग्नेश 12वें में, तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, 12वें में ही तो है, घर से दूर जाके काम कर लो, विदेश चले जाओ। ठीक है, दूसरे घर का स्वामी छठे में आ जाए, दूसरे घर का स्वामी छठे में आ जाए, तो छठा क्या है, रोग ऋण शत्रु। दूसरा क्या है, धन। तो लोन वगैरह ले सकते हो, लोन वगैरह में फंस सकते हो, कर्जे वर्जे में, ईएमआई वगैरह भरनी पड़ सकती है आपको, यही तो बोलेंगे अपन। ठीक है, तीसरे का स्वामी 8वें में आ गया, तीसरे का स्वामी कुंडली के 8वें में आ गया। तीसरा क्या है, कम्युनिकेशन, सिबलिंग। पांच बहुत है, पांच बहुत है, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, सिबलिंग, ठीक है, साहस और बोलने का तरीका, थ्रोट पोर्शन ना वो। तो आपके कम्युनिकेशन डिवाइस ही जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, जल्दी जल्दी उनमें दिक्कत आती है, ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, आपके भाइयों के साथ आप या तो वैचारिक मतभेद होंगे या शारीरिक मतभेद होंगे, कि आप दूर रह रहे होंगे कहीं, या तो वैचारिक होंगे या शारीरिक होंगे। ठीक है, आपके ट्रैवल में जब भी कोई ट्रैवल का प्लान करोगे, अष्टम का रोल आ रहा है, जब भी ट्रैवल का प्लान करोगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हडल पहले खड़ी होगी। टिकट बुक करी हुई नहीं, लास्ट मोमेंट पे पैसे लग गए, वो सब चीजें ना प्रॉब्लम। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। चौथा क्या है, चौथा है आपका प्रॉपर्टी, व्हीकल, मदर और सुकून, सुख, सुकून। यहाँ सुकून है तो पूरे घर में सुकून है, यहाँ सुकून नहीं है तो कहीं सुकून नहीं है, चाहे घर जाओ चाहे बाहर जाओ। ठीक, तो सुकून है, सुख है वो आपका यहाँ का। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 नंबर। ठीक है, तो चौथे का स्वामी छठे में आ जाए, चौथे का स्वामी 8वें में आ जाए, तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट देगा ना, दिक्कत देगा ना, प्रॉपर्टी में आएंगे ना प्रॉब्लम। तीसरे में, तीसरा पेपर वर्क भी है, आज 8वें 12वें में पेपर वर्क में इशू आएगा ना, हमेशा कोई पेपर वर्क में जाओगे, रजिस्ट्री में जाओगे, कोई काम में जाओगे, दिक्कत आएगी। बस वही तो उठाना है अपने को। हमेशा पहली इंपॉर्टेंस भाव को देनी है, हमेशा ध्यान रखना। भाव स्टेबल है, भाव के 5 चीजें याद हो, पांचवा भाव रिलेशनशिप, संतान, बुद्धि, शौक, ठीक है, मंत्र और पूर्व पुण्य। ठीक है, छठा रोग ऋण शत्रु, सातवां स्पाउस और आपके समाज में आपकी प्रतिष्ठा, स्टेटस एंड बिजनेस। आठवां आपका ट्रांसफॉर्मेशन, सडननेस, लंबी बीमारी, ससुराल, समुद्र यात्रा, पैतृक संपत्ति, बस। नवा धर्म, पिता, ठीक है, बॉस, सीनियर्स, ऑफिस में कोई सीनियर आएगा, मतलब अभी पिछली क्लास का असाइनमेंट है, शायद एक दो ने पिछली क्लास में बैठे, बता देती हूँ। शनि एक्टिवेट है, ठीक है, 9th हाउस में, उसके ऊपर राहु चल रहा है, तो ऑफिस में बॉस परेशान कर रहा होगा ना, सीनियर परेशान कर रहे होंगे ना। और क्या, शनि है, 35 साल का लड़का है, देश काल पात्र, शनि एक्टिवेट है, राहु का गोचर, बॉस तुम्हारा ऑफिस में परेशान कर, इसलिए तुम मेरे पास आई, यही बोला था मैंने। और आप लोग ने लिखा है, ऐसा नहीं है, कईयों ने लिखा है, पढ़ लिया मैंने, कल की क्लास में बात करेंगे वो। ठीक है, तो ये चीज है। 10वां कर्म, फादर की फैमिली, करे, कर्म, 10वां कर्म को इंपॉर्टेंस जरूर देना। करियर है, सब लोग करियर सोचते हैं, लेकिन जैसा आपका दशम है, दशमेश है, वैसे आपके कर्म है दुनिया के प्रति। ठीक है, 11वां आपकी इच्छा पूर्ति, आपका गेन, आपका प्रॉफिट, आपके एल्डर सिबलिंग्स। और 12वां आपका विदेश, हॉस्पिटल, एनजीओ, बेडरूम प्लेजर और खर्चे, व्यय, हानि। बस इतने में मैं प्रिडिक्शन निकालना सिखा दूंगी, आपको इतना ही याद रखना है। और मैंने सारे क्लियर कर दिए, वक्री, अस्त, उच्च नीच, चलित, चलित यूज करना मत मेरी क्लास में, ठीक है, वक्री छोड़ दो, अस्त छोड़ दो, ठीक है, जस्ट अफ्लिक्शन पॉइंट फॉर प्रिडिक्शन। मैं सब भेज दूंगी, ये पीपीटी में सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा आप लोगों के पास। हिंदी में है किसी को प्रॉब्लम तो प्लीज ट्रांसलेट कर लेना उसको, इंग्लिश में बहुत पहले बनाई गई थी, बहुत पहले जब बैच चलते थे वो, तब की पीपीटी आई है, उसके बाद बनाई नहीं मैंने।
ठीक है, और इनको यूज करना मत। कोई उच्च का है, ठीक है, बढ़िया है, और कोई नीच का है तो एक अफ्लिक्शन का पॉइंट है बस। लेकिन जितना सरल, जितना सिंपल, जैसे ये एक चार्ट दिखाती हूँ आपको मैं, हमको चार्ट को पढ़ना है। ठीक है, ये कल का परसों का चार्ट है, मैंने ऐसे बनाया हुआ था किसी काम के लिए। तो यहाँ पर लगन का स्वामी 11 नंबर साइन है, तो लगन का स्वामी बनता है शनि। ये तो आप सबको, इतना तो बेसिक सबको पता ही है ना। तो वो गए हैं दूसरे घर में। तो लग्नेश जहां जाता है वो हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट भाव हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा भाव है धन का, पैसे का, फैमिली का। लेकिन शनि तो पाप ग्रह है, तो दूसरे घर में आए तो फैमिली से दूर करेंगे ना, परिवार से दूर कहीं लेकर जाएंगे ना आपको, आप कहीं दूर वास कर सकते हैं ना। ठीक है, शनि जिम्मेदारी के कारक है। ठीक है, शनि, क्योंकि आप शनि को जब पढ़े तो कुर्म अवतार हुआ था, जिसके ऊपर समुद्र मंथन का पत्थर रखा गया था, कछुए का अवतार जिसके ऊपर रखा गया था। तो शनि ने वो जिम्मेदारी निभाई थी, तभी तो वो पत्थर इतने सालों तक, काफी सालों तक हुआ था ना समुद्र मंथन, तो बहुत सालों तक हुआ था। तो शनि ने जब वो जिम्मेदारी निभाई तभी तो वो स्टेबल हुआ, और तभी वो मंथन हुआ ना। जो 54 देवता यहाँ थे, 54 दानव यहाँ पे थे, 108 जो मालाएं हैं हमारी, 54 हमारे मन के विचार हैं पॉजिटिव, और 54 हमारे मन के विचार हैं नेगेटिव, जो 108 माला में हम जपते हैं। ठीक है, पढ़ लेना, 54 देवता थे, 54 वो थे दानव। तो हमारे मन के विचार है ये, उसको स्टेबल करने के लिए शनि देव ने आके वो पकड़ा था। ठीक है, तो शनि देव इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी कुंडली में। तो शनि जिम्मेदारी के कारक है, दूसरे भाव में गए लग्नेश बनकर। तो क्या इस जातक पर अपने घर के पैसों की जिम्मेदारी आएगी कि नहीं आएगी? प्रिडिक्शन निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकालोगे ना ये प्रिडिक्शन? ठीक है, अगर मान लो ये शनि तीसरे घर में होते, फॉर एग्जाम्पल, तो तीसरे घर में कुंभ लगन के लिए शनि नीच के हो जाते। ठीक है, तो नीच के हो जाते तो थोड़ा अफ्लिक्शन आया, मैं बोलती हूँ ना अफ्लिक्शन, जस्ट अफ्लिक्शन। तो नीच के घर में भाई बहनों से संबंध नहीं बनाते, लेकिन उनकी जिम्मेदारी जरूर देते, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता आपको अपने उनका, आपने कुछ भी कर दिया हो, वो कोई लेना देना नहीं है उनको आपसे, लेकिन जिम्मेदारी आप पर आएगी अपने भाई बहनों की। तो इस तरह से उसका कारक तत्व उठाना है। अगर हम जुपिटर, जो भी ग्रह है, सूर्य है, भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है, तो भगवान, और राजा, राजा सूर्य, तो भगवान श्री राम ने अपने जीवन में कितने सेक्रीफाइस किए थे, या एक राजा को, प्रजा को खुश करने के लिए, प्रजा को चलाने के लिए कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते। जिसका राजा, जिसका सूर्य अच्छा है, वो सेक्रीफाइस करेगा तभी आगे बढ़ेगा ना। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रहों को समझते हैं, उनको अपने अंदर लेते हैं। जब हम ग्रह भाव राशियों को अपने अंदर ले लेते हैं, ये सब टूल्स छोड़ के, है ना, तो हमारी प्रिडिक्शन निकल जाएगी। ठीक है, ये सिंपल, बहुत सिंपल लेक्चर रखा है मैंने, इसको, इसी को समझिएगा। नेक्स्ट से हमारा पंचांग, तिथि और वार में एक ही दिन में करवा दूंगी, प्रिडिक्शन कैसे निकलती है, बहुत इजी है प्रिडिक्शन निकालने के तरीके। रिकॉर्डिंग आपके पास शाम तक आएगी, क्योंकि थोड़ा लंबी होती है, नेटवर्क इश्यू जो होता है, तो एक 24 आवर से पहले पहले आ जाएगी आपके पास पीपीटी, और कल कल शाम तक आपके पास रिकॉर्डिंग ग्रुप पे सब कुछ आएगा। आपकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, आपकी पीपीटी भी आ जाएगी, सब कुछ आपके पास वहीं अवेलेबल हो जाएगा। धीरे धीरे जब मैं 3 से 4 ही बुक्स रिकमेंडेशन देती हूँ, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं वो बुक्स भी बता दूंगी। रेमेडी की, उपाय की 2 बुक्स हैं, और जो मैं बुक्स खुद पढ़ती हूँ मैं वही बुक बताऊंगी। तो 2-3 बुक्स मैं आपको आने वाले समय में खुद बता दूंगी। उपाय इस कोर्स में लिखे नहीं जाते, लेकिन ठीक है, मैं जितने भी अपने क्लाइंट्स को उपाय देती हूँ, प्रैक्टिकल उपाय जो आज तक मैंने दिए हैं, जो मुझे रिजल्ट देते हैं, वो सारे मैं बता दूंगी इस कोर्स के अंदर। ठीक है, और आपका, आप अपने आप को एज ए एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनली कंसल्टेशन वगैरह कैसे, जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे मैं लेती रहती हूँ कंसल्टेशन, वो मैं बताती रहूंगी आपको, ताकि 12 क्लास के बाद अपनी कंसल्टेशन आप शुरू कर सकते हो। और अपने आप को कैसे चार्ज रखना है, अपने आप को एज ए एस्ट्रोलॉजर कैसे पॉजिटिव, वो भी, इतनी लंबी क्लासेस होती हैं, 12 क्लासेस है, 24 से 25 घंटे हैं हमारे पास इन महीनों में एक दूसरे के साथ, तो उसमें सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। प्लीज क्वेश्चन जो क्लास में मैं करवाऊं उससे पूछिएगा, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चंस की। देखिए, आप कितने मर्जी पूछो, बैठे रहिए 12-12 बजे तक, कोई लिमिट है नहीं। ठीक है, लेकिन
हम फोकस रहे ना, हमें क्या जानना है और मैम ने क्या बोला उस पे अगर हम फोकस रहें उतने क्वेश्चंस पे, ठीक है, और कुंडलियां इकट्ठी करिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज क्वेश्चन उनसे ही संबंधित पूछिए, आपके जो भी डाउट है मैं सारे, लेकिन इधर उधर का नहीं, मैडम उसने क्या कहा था, उन्होंने ये बताया था, वो मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी का, ठीक है, मेरा बताया हो मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो आप, ठीक है, क्वेश्चन वही रखिएगा और हैंड रेस करिएगा, आपको क्वेश्चन पूछने हो, मैं एक एक करके सबके नाम ले लूंगी अनम्यूट करके। तो आज का ये बहुत सिंपल सेशन था, ये सारे डाउट मेरे को आप लोगों के क्लियर करने जरूरी थे। अपन चलित यूज नहीं करेंगे, अपन वक्री अस्त वगैरह यूज नहीं करेंगे, अपन बहुत सिंपल ज्योतिष लेके चलेंगे जिससे हम हमारी प्रिडिक्शन बाहर आनी चाहिए। और 12वीं, और एक क्वेश्चन मैं हमेशा 11वीं क्लास में पूछती हूँ, 10वीं क्लास में पूछती हूँ, वो 10वीं 11वीं क्लास में आपसे पूछूंगी, अभी आप पूछिए मेरे से। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं एक्चुअली खाली गुड एक इवनिंग। चीज जानना चाह रहा था। सब कुछ तो आपने कवर कर लिया, लेकिन सपोज किसी का सेकंड लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में जाके नीच का हो रहा है, तो कहीं मैंने पढ़ा था कि ये एक तरह का कर्ज को दिखाता है। हाउ फॉर इज इट ट्रू? देखिए ये सब पॉइंट है ना कि कर्ज है, हाँ है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारे पॉइंट बहुत एडवांस लेवल में आ जाते हैं, होता है ये बुक्स में जो लिखा हुआ है, बुक अगर कोई भी वैदिक बहुत बढ़िया बुक है तो उसमें अगर जो भी लिखा हुआ है वो गलत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है, उन्होंने लिखा है क्योंकि पूर्व पुण्य है, ठीक है, फैमिली, फैमिली सेकंड हाउस क्या है, फैमिली, परिवार, खानदान, खानदान का आके पंचम में नीच कर, तो आपके पूर्व पुण्य, आपकी फैमिली में से किसी ने कोई काम ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपको कर्ज लगा है, ये प्रिडिक्शन निकलता है यहाँ पर, ठीक है, तो हाँ ये सही है, नीच का हो तो, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा प्रियेश जी कि वो सेकंड का स्वामी पंचम में आके, पंचम में नीच का हो गया तो संतान नहीं देगा या फैमिली नहीं देगा, ये कभी नहीं होगा, जो धन नहीं देगा, जो सिंपल बेसिक अपन प्रिडिक्शन करेंगे ना, लेकिन हाँ वो फैमिली का स्वामी पंचम है तो पूर्व पुण्य में आपका नीच का हो गया, तो आपके फैमिली में किसी ने ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से आपके घर के ग्रोथ में या वंश वृद्धि में कोई दिक्कत आ रही होगी, ये हम कह सकते हैं। तो ये क्या मैम, ये क्या किसी तरह ट्रैक किया जा सकता है? क्यों मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा हूँ, क्योंकि ये जैसे ही मैंने पढ़ा था, मैंने अपने चाचा के चार्ट में देखा, उनका भी सेकंड हम्म लॉर्ड किसी और घर में जा नीच का है। मैंने अपने हम्म पिताजी का चार्ट देखा, उनका भी सेकंड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में नीच का है। हम्म। अब उनके पिताजी का तो चार्ट नहीं है, हाँ तो ये तो फैमिली का ये मैं लीनियज वहां पर इशू अपने आप को। है ये मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको, आपने जो ये पूछा है ना, ये लीनियज इशू है, ठीक है, फैमिली का, ओके। जब जैसे आपके क्या फैमिली सेकंड का लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड परिवार, खानदान, फुल फैमिली अपनी, जहां हमारा बर्थ हुआ है, ठीक है, तो एक सेकंड होल्ड रखिएगा ना, एक सेकंड बस। हाँ प्लीज। हाँ, तो ये देता है, तो ये इसको देखो, इसको ऐसे ट्रैक नहीं कर सकते, ये फिर आप उसके नक्षत्रों पे जाओ, आप नक्षत्रों के हिसाब से जाओ, कहाँ नक्षत्र में उस नक्षत्र का क्या पोर्शन आ रहा है, बट ये है कि सेकंड का स्वामी या आपका फोर्थ का स्वामी, अगर फोर्थ का स्वामी ऐसा कंडीशन मतलब प्रॉपर्टी की वजह से, सेकंड का स्वामी अगर ऐसी कंडीशन बना रहा है तो परिवार में पैसों को लेकर, सेकंड क्या है, धन, ठीक है, परिवार में पैसों को लेकर कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से आगे पैसों से संबंधित दिक्कत जरूर आ गई होगी आपके घर के अंदर, ठीक है, आपके फैमिली में पैसों से संबंधित दिक्कत जरूर आएगी, क्यों, क्योंकि सेकंड का स्वामी अगर पूरी फैमिली के लोगों का नीच का होके जा रहा है, चाहे कहीं जा रहा हो, ठीक है, तो हमें कोई भी ग्रह उच्च नीच वक्री स्वराशि उच्च राशि जो भी कुछ मिला तो पिछले जन्म के प्रारब्ध से मिला भाई, ऐसे तो मिला नहीं है, हाँ, ठीक है, तो वेरी। आपके घर में अभी भी जो कोई इशू चल रहा होगा प्रियेश जी, वो पैसे का या फैमिली का ही चल रहा होगा आज के समय में भी, ठीक है, वेरी ट्रू। क्यों, क्यों, क्योंकि वो स्वामी वहां पे नीच का गया है, ये बहुत एडवांस के चैप्टर है, अगर हम पहली क्लास में प्रियेश जी अगर मैं ये सब पढ़ाने लग जाऊं ना, तो हम, आप सही हैं, नहीं नहीं आपका नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं नहीं आपको बिल्कुल गलत नहीं कह रही, मैं अपना क्लियर कर रही हूँ, आप एकदम सही हैं, आपका डाउट है, मेरा काम है क्लियर करना, लेकिन मैं क्यों नहीं पढ़ाती हूँ, क्या मेरे को समझ नहीं, मैं इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अपन पहले स्टेप आपने देखा, अच्छा है आपने बताया, औरों को भी सीखने को मिला, लेकिन
अपन किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप लेकर जाते हैं तो आने वाले समय में ये बड़े आराम से क्रैक कर सकते हो कि आपके फैमिली में। अब यहाँ पर प्रिय जी इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, वो मेल है या फीमेल है, आप समझे, मेल के साथ धोखा किया गया है या फीमेल के साथ धोखा किया गया है, जिसके पैसे खाए थे, जिसकी वजह से परिवार में दिक्कत आई थी, आप समझे। फिर उसको ट्रैक करने का ये तरीका होता है, लेकिन इससे कोई कोई फल नहीं ओके। मिलेगा। इसका एक ही तरीका है कि अगर आपने कुछ भी आपके घरों में ये सब हुआ है कुछ भी, तो पहले माफी होती है कि कुलदेवी, आपके कुलदेवी है या आपके पितरों में एंसेस्टर है, उनके आराम से उनको ढंग से ब्राह्मण को भोजन दे, ब्राह्मण कुलदेवी को माफी मांगे, उन सबको ढंग से तृप्त करे, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इशू ठीक होने लग जाते हैं। ठीक है। मैम एक और क्वेश्चन था। आपने कहा कि हम्म। किस्मत में आई मीन जो भी अपने प्रारब्ध में है वो तो सबको भोगना ही पड़ता है। वो राम जी को भी भोगना पड़ा था। तो फिर ये रेमेडी जो हम लोग करते हैं मैम, वो कहीं ना कहीं इज इट नॉट ओनली टू क्या कहें, अपने आप को बूस्ट करने के लिए मेंटली? बस क्योंकि इसीलिए, होना तो कुछ इसीलिए है ही और नहीं। इसीलिए है। आप क्या होता है, राहु की दशाई, केतु की दशाई, शनि की दशाई, इनकी हाँ। किसी दशा में अपने को कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई अपने को, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम जब अपने पास आ गई, तो उसमें क्या होता है कि अपन बहुत डाउन हो जाते हैं मेंटली, इमोशनली, बहुत कई बार कई कई में अपन जी। नहीं संभल पाते अपने आप को, है ना। जब हम रेमेडी देते हैं तो हम कहते हैं कि 41 डेज या 21 डेज या 48 डेज इस मंत्र को या इस रेमेडी को आप इस वे में करें, है ना। तो वो हमें, हम एक उम्मीद के साथ आते हैं कि 41 48 में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक उम्मीद, ठीक है। उसके साथ में मंत्र, वैदिक मंत्र, मैं कभी भी, मैं तंत्र में नहीं हूं, मैं वैदिक में हूं। वैदिक मंत्र, आपको वैदिक मंत्र का उच्चारण में वो शक्ति है कि हमें उस बीमारी को या उस प्रॉब्लम को लड़ने की हिम्मत देता है वो, ठीक है। मान लीजिए वो प्रॉब्लम चंद्र से आ रही है, मान लीजिए, तो चंद्र का वैदिक मंत्र आपको मैं 41 48 डेज तक दे दूं, ठीक है, तो धीरे धीरे वो चंद्र बैलेंस होगा। तो चंद्र इस कारक फॉर लिक्विड कैश और चंद्र इन सब चीजों का कारक है, तो उनसे संबंधित प्रॉब्लम बहुत स्लोली स्लोली सॉल्व करेगा। पर कभी भी ये नहीं होता कि आपने ये रेमेडी की और ये हो गया, ठीक है, वो नहीं होता। लेकिन स्लोली स्लोली कट, लेकिन प्रारब्ध नहीं करते, प्रॉब्लम में कुछ मतलब कमी आ सकती है। जैसे मैंने भी, जब मैं न्यू कमर थी, मेरा भी सेम ये क्वेश्चन था मेरे सर से, सेम ये क्वेश्चन मेरा भी था यहाँ ऑफलाइन क्लास में। तो भैया ने मुझे एक एग्जाम्पल दिया था कि पूनम, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है, तो तुमको मेरे को पहले से दिख गया और मैंने तुम्हें मंगल की कोई रेमेडी दे दी, ठीक है, तो मंगल की रेमेडी दे दी, तो वो एक्सीडेंट में अगर बड़ा होने वाला था तो उस रेमेडी से एक्सीडेंट तो होगा, मैं नहीं टाल पाऊंगा, पर जहां वो बड़ा होने वाला वहां सिर्फ तुम्हारी टांग टूट के रह जाए या तुम्हारा हाथ टूट के रह जाए, उतना अपन कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो भैया ने मुझे उस दिन ये एग्जाम्पल दिया था जब मैंने आपको, तो कोई बड़ी बीमारी आती है, जैसे शुक्र के उपाय बताते हैं पैसे के लिए, है ना, कोई पैसे की दिक्कत आई, अपने भाई शुक्र का उपाय बता दिया। तो शुक्र का उपाय जब अपन बताते हैं तो कोई ना कोई पैसे का सोर्स खुल जाता है, ये नहीं कि आपका वो कर्जा उठा देगा, लेकिन शुक्र का उपाय कोई ना कोई पैसे का सोर्स खोल देगा, कोई कोई आइडिया दे देगा, कोई आदमी दे देगा, कोई प्रॉब्लम वो दे देगा, अपने पास कोई सोर्स आ जाएगा और अपना कोई इनकम का साइड सोर्स खुल जाएगा, जिससे अपना वो पुराना प्रॉब्लम पैसे का खत्म हो जाए, है ना। उपाय इसलिए जरूरी है, और वैदिक उपाय, मैं पूर्णतः वैदिक में हूं, तो वैदिक उपाय इसलिए इस तरह से जरूरी है। लेकिन बैंकक्रप्सी आनी थी, कर्जा आना था, पैसे की दिक्कत आनी थी, वो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन शुक्र के उपाय पहले से करने से वो कम हो सकती है, बस इतना ही है। सेम सेम मेरा भी क्वेश्चन था प्रियेश जी 6 7 साल पहले, तब, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और ले लेती हूँ, समझा देती हूँ मैं। आगे हम आने वाले समय में करेंगे पंचांग, पहले पहले पंचांग क्यों करवाती हूँ, क्योंकि और मैं राशियों, पूरा एक वीक का टाइम है, तो राशियों की पीपीटी सुबह आ जाएगी आप लोगों के पास, पीपीटी एंड वीडियो। एक राशि को सुनना शुरू करिए, इतना जरूरी नहीं कि एक साथ ही हमको सुनना और आज ही खत्म करना है, पूरा वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट आपके पास आ जाएगा। हर चीज को बहुत स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे प्रिडिक्शन आ जाएगी। तो पहला चीज है तिथि। पंचांग में पंचांग के 5 तत्व हैं,
ठीक है, तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। ठीक है। पंच तत्व, पंच अंग, जल, अग्नि, वायु, भूमि, आकाश। ठीक है। तो जो पृथ्वी है, जो जल है, वो है तिथि, जल तत्व, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट क्या दिखाता है? हमारे इमोशंस, हम लाइफ के इमोशंस को समझाता है। ठीक है। या जहां पर हमारे इमोशंस होंगे वहीं तो रिलेशनशिप खराब होते हैं ना, इमोशंस की वजह से तो रिलेशनशिप का फर्क पड़ता है ना। इमोशन ही नहीं हो तो काहे का रिलेशनशिप। ठीक है। तो जल तत्व हमारे इमोशंस दिखाती है, तिथि हमारे इमोशंस दिखाती है। तिथि का निर्माण कैसे होता है? सूर्य जैसे यहां पर है स्टेबल, और चंद्रमा मूव करता है। 28 दिन आपको पता है चंद्रमा मूव करता रहता है सभी राशियों में। कुंडली का पूरा ये जो 360 डिग्री का चक्र है, ये 12 राशियों, 12 भावों और 9 ग्रह पे डिपेंड है। लेकिन उन सबसे जरूरी है पंचांग। रीजन, पंचांग हमारे जन्म का मुहूर्त है। हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, हम प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, या हम शादी करने जाते हैं, या हम कुछ देखने, हम मुहूर्त निकलवाते हैं ना, करवाते हैं ना मुहूर्त। मुहूर्त में हम क्या देखते हैं? तिथि अच्छी है या नहीं है, नक्षत्र अच्छा है या नहीं है, आज वार अच्छा है, बाल भी कटवाने जाते हैं, आज वार अच्छा है या नहीं है। ठीक है। ये अपन देखते हैं ना। तो फिर हमारे जो खुद के जन्म का मुहूर्त, दैट मोमेंट हमारे जन्म हुआ, हम वो मुहूर्त क्यों नहीं देखते? उस मुहूर्त की भी तो अपनी इंपॉर्टेंस है ना। जैसा मुहूर्त वैसा जीवन, दिखा दूंगी मैं अभी आगे आने वाले क्लास में। तो तिथि का निर्माण अमावस है। अमावस से जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे जाता है। फिर एकदम एकदम 180 डिग्री पर पूर्णिमा, जैसे अभी पूर्णिमा गई है, फिर उसके बाद वैसे वैसे घटता घटता वापस अमावस को आ जाता है। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सारी हमारी तिथियां हैं। इन तिथियों, हर एक तिथियों को पीपीटी, क्योंकि अभी मैंने पीपीटी पीछे खोल नहीं रखी, मैं दिखा भी दूंगी थोड़ी देर बाद, तो या आ जाएगी। तो हर तिथि को एक ग्रह स्वामी दिया गया है। ठीक है। जैसे प्रतिपदा और नवमी को सूर्य दिए गए हैं। ठीक है। तो जैसी तिथि है वैसा उस इंसान का नेचर है। अब मान लीजिए सूर्य, अभी मैंने समझाया, सूर्य राजा है, रुतबा है, जिम, पोजीशन है। ठीक है। तो और लेकिन साथ में डोमिन, राजा राजा की चलनी चाहिए ना, तो डोमिनेंस भी है, ईगो भी है, प्रतिष्ठा भी है। तो सूर्य अगर कोई प्रतिपदा तिथि का है या कोई नवमी तिथि का है, उसमें सूर्य के गुण आएंगे ना, उसके इमोशंस में वो चीजें उसके आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी, नेचुरल है। अब देख लो, आप अपने आसपास किसी की प्रतिपदा और नवमी तिथि वाले को जानते हो तो। ठीक है। क्योंकि अगली बार जब आप क्लास में बैठे, मैं जब तिथिवार करवाऊं तो अपने आसपास वालों की तिथिवार लिख के बैठिए, ताकि आप मेरे से कनेक्ट कर सके उस चीज को। ठीक है। तो प्रतिपदा और नवमी अगर किसी की तिथि आती है, तो फिर उसका वैसा ही प्रतिपदा नवमी जैसा सूर्य जैसा नेचर होगा। ठीक है। उसके बाद किसी की द्वितीया और दशमी तिथि आती है, जिसका मून बनता है, मून। तो दशमी और द्वितीय तिथि वालों के इमोशन, चाहे चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, वो सेम रहेगा, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो प्रतिपद, द्वितीय और दशमी तिथि के मून बनते हैं। तो मून वाले के इमोशन ज्यादा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ज्यादा इमोशनल होंगे नहीं, संभालने मुश्किल होंगे ना मून वाले, द्वितीय तिथि वाले और दशमी तिथि वाले। तृतीय तिथि आती है अपनी मंगल की, और एकादशी तिथि आती है मंगल की। मंगल आर्मी कमांडर। एकादशी भी तो फास्ट रखते हैं ना अपन, हाँ, उस एनर्जी को बैलेंस कर किस लिए रखते हैं? ये थोड़ी है कि ठीक है, ये ठीक है कि हम भगवान विष्णु भगवान के लिए रखते हैं, और सब ठीक है। लेकिन उस दिन सूर्य और चंद्रमा का जो लॉन्गिट्यूड है ना, जो डिफरेंस है, वो इस लेवल में होता है कि उस दिन एनर्जी बहुत हाई होती है। उस एनर्जी में हमारी बॉडी कैसे चलती है? जैसे जैसे सूर्य, आज सूर्य नहीं आ रहा, जिनके वहां पे सर्दी है, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, अभी सूर्य नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो हम अनकंफर्टेबल है ना। तो जैसे ग्रह, जैसी जैसी तिथियां मूव करेगी, वैसे वैसे तो जो एकादशी तिथि बनती है, एकादशी तिथि का जो निर्माण होता है, वो बहुत हाई एनर्जी की तिथि होती है। हाई एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उस दिन अन्न नहीं खाया जाता, क्योंकि हमारा पेट पचा ही नहीं सकता उस अन्न को। ठीक है। तो ये चीज है। तो अब जो बच्चा एकादशी तिथि का है, उसकी एनर्जी कितनी हाई होगी फिर?
होगी कि नहीं होगी? मंगल वाली तिथियों के बच्चों की एनर्जी या जो भी नेटिव है उनकी एनर्जी हाई होगी ना, उनमें वो गुण आएंगे ना। ठीक है। चतुर्थी और द्वादशी तिथि बुध के पास, चौथ सबको पता है मरकरी के पास गई है, तो बुध और द्वादशी तिथि बुध के पास गई है। तो चौथ और द्वादशी तिथि वाले मरकरी वाले, बुद्धि वाले, ज्यादा बुद्धि का यूज करने वाले, ज्यादा इन सब चीजों को यूज करने वाले होंगे ना, अपनी बुद्धि का यूज। ठीक है। पंचमी तिथि और त्रयोदशी तिथि जुपिटर के पास गई है, गुरु ग्रह के पास गई है। तो ज्ञान, ज्ञानी, धर्म में इनके जीवन में ज्यादा जरूरी हो जाएगा ना ये सब चीजें। षष्ठी तिथि और चतुर्दशी तिथि शुक्र के पास गई है। तो षष्ठी तिथि वाले देखो एकदम बढ़िया, शुक्र वाले, पूरा शुक्र वाला नेचर होगा कि नहीं होगा उनका, उनमें वो आपको एलिमेंट ज्यादा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है। अब सप्तमी तिथि है वो शनि को गई है, और पूर्णिमा तिथि है वो भी शनि को गई है। ठीक है। तो सप्तमी तिथि वालों पे जिम्मेदारियों का बोझ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूर्णिमा वालों पे जिम्मेदारियों का, हर जगह से जिम्मेदारियों का बोझ, हर जगह काम का, और ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं बैठेंगे, उनका इतना मेहनत है ना उनके जीवन में सप्तमी वालों की। ठीक है। अष्टमी तिथि और अमावस्या राहु को दी गई है, केतु को कोई तिथि नहीं दी गई है। तो अष्टमी तिथि और राहु वाली जो अमावस्या तिथि, उसकी अमावस्या को तो आपको सभी को पता है इसकी एनर्जी कैसी है। ठीक है। तो जो जातक की जैसी एनर्जी होगी वैसा स्वभाव होगा, जैसे उसके इमोशन होंगे वैसे स्वभाव होंगे। होंगे। अब इसमें मैं एक चीज और इंट्रोड्यूस, इतना मैंने सारी तिथियां समझा दी आपको। अष्टमी राहु की एनर्जी, अष्टमी भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की तो लीला ही न्यारी है। ठीक है। तो वैसे उनकी एनर्जी होती है अष्टमी अमावस्या तिथि। अब तिथि क्या है? सूर्य और चंद्रमा के पोजीशन से बनती है। ये मेल सूर्य मेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है चंद्रमा। या बुक्स में पढ़े तो सूर्य फादर है और मून मदर है। ठीक है। फा या मे, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होगा। ठीक है। तो जैसी आपकी तिथि वैसी आपकी शादी की स्थिति। अब सूर्य की तिथि वाले लोग ले लो, अब वापिस आ जाओ स्टोरी पे। सूर्य की तिथि है प्रतिपदा, प्रथम तिथि और नवमी। उनमें ईगो इशू आएगा कि नहीं आएगा? शादी के अंदर आएगा ना। द्वितीय और दशमी वालों का इमोशनल अनबैलेंस रहेगा ना। तृतीय और 11वां वालों के एकदम बढ़िया, एकदम लड़ाई झगड़े वाला सिस्टम रहेगा ना। ठीक है। गुरु वाली, गुरु ग्रह वाली, मैं ज्ञानी या तुम ज्ञानी, बस यही ज्ञान चल रहा है। ठीक है। तो जैसी आपकी तिथि है वैसा आपका शादी का नेचर आपको दिख जाएगा। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐड करेंगे। अब मान लो शादी को देखने के लिए अपन सप्तम, सप्तमेश और शुक्र को देखते हैं। सप्तम, सप्तमेश और शुक्र को देखते हैं। ठीक है। इसमें मैं तिथि और ऐड कर देती हूँ। आज से अपन इसमें तिथि और ऐड करेंगे। मैं शुक्र ही देखूंगी, मेल फीमेल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ही बात जानती हूँ कि जीवन का रस शुक्र है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में रस नहीं है ना तो कुछ नहीं है। चाहे वो जुपिटर बने लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जुपिटर, वो जो भी मंगल, जो भी, मुझे नहीं पता, मुझे वो आज तक समझ नहीं आई वो कॉन्सेप्ट। मुझे तो एक ही कॉन्सेप्ट समझ आया, शुक्र रस है। प्यार नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, रस नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है। तो शुक्र अगर आपका एफ्लिक्शन में है तो शादी के रिलेशनशिप में रस में दिक्कत देगा ना वो। ठीक है। सप्तम सप्तमी, अब 4 पॉइंट हो गए अपने पास। सप्तम, सप्तमेश, शुक्र और तिथि। अगर मान लीजिए, और फिर मैं नवमांश जोड़ूंगी आने वाले समय में। नवमांश आपके इस कोर्स में D9, D10 और D7 रहेगा। D9, D10 और D7। तो अगर मैं चारों को चारों पॉइंट खराब हो जाए तो शादी होगी क्या? नहीं होगी ना। और 3 खराब हो जाए तो होके डिवोर्स भी हो सकता है। 2 हो जाए तो लड़ाई झगड़े करके जी लेंगे। ठीक है।
और एक हो जाए तो भगवान की दया से किस्मत लेकर आयो बढ़िया। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में हम ये करेंगे, हम तिथि को दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन आज मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए करवाया कि अब दिमाग को चलाना शुरू करिए। किसी की प्रतिपदा तिथि नवमी तिथि में क्या लड़ाई में ये बोलना नहीं है क्लाइंट को। ठीक है, ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ। ठीक है, तो तो अगर तिथि में ये तिथि है तो क्या ये इशू है क्या। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज करेंगे ये अपन अगली क्लास में, असाइनमेंट भी अगली क्लास के बाद आएंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल में हमने कैसे यूज करना है और कैसे इससे प्रिडिक्शन निकालना है, ये जस्ट आज इंट्रोडक्शन दिया कि आप इसको चलाना शुरू करें कि हमें ये कोर्स में आगे कैसे लेकर जाएंगे सब चीजों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। इन जो छोड़ने हैं टूल्स उनको छोड़िए और जो लेने हैं उनको लीजिए, और तिथि के बारे में विचार करिए कि तिथि के बारे में आपको कैसे सोचना है आने वाले समय में, ताकि हम उनको प्रिडिक्शंस में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सरल रखिएगा। अपने माइंड को भी यहाँ पर मरकरी कम करिए, जुपिटर बढ़ाइए। तो जुपिटर बढ़ाएंगे तो प्रिडिक्शन आ जाएगी, और मरकरी बढ़ाएंगे तो कंफ्यूजन आ जाएगी। ठीक है, ये आप पर डिपेंड है कि आपको मरकरी बढ़ाना है या आपको जुपिटर बढ़ाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम पूनम जी, और जय बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, टू द पॉइंट एंड वेरी क्लियरिटी। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं मेरा एक बहुत सिंपल सा मानना है, बहुत सिंपल सा, कि अगर कोई मेरी क्लास में आता है चार्ज करके, अगर कोई आ रहा है ना, तो किसी के टाइम की वेस्टेज होनी चाहिए और ना ही उनको इतना मिलना चाहिए कि वो अपना स्टार्ट कर दें। वेस्टेज बहुत वैल्यू होती है आप जिस चीज को करवा रहे हो। तो अगर आप वैल्यू अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो तो फिर सेंस ही नहीं है, आप फिर कोई फायदा ही नहीं है आपको किसी चीज को करवाने का। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ठीक है, थैंक जय यू। श्री। जय श्री